हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। आज हम अपनी कक्षा के अंदर कक्षा 7 बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि अलग अलग तरह की चीज़ों को सेल करता था, यानी कि बेचता था, लेकिन उसके मधुर वाणी के कारण लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र विचित्र यानी कि अनोखे किंतु मादक मधुर ढंग से, मादक यानी कि सुरीले, नशीले, मधुर, मीठे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर, अस्थिर यानी कि एकदम से खड़ा हो जाता सीधा। उसके स्नेहविभीषित कंठ में फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब उसके गले से ये सुंदर रसीला स्वर निकलता तो क्या है, निकट के मकानों में एकदम से हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के लिए युवतियां चीकू को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, उद्यान यानी कि पार्कों में खेलते हुए, इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। यानी कि मतलब वो आता तो था ना, लेकिन अधूरे वाक्य बोलता था, मगर उसके अधूरे वाक्यों में इतना अनोखापन था, कितना नशा था, मधुर मधुर था, मीठा था उसका वाक्य, कि जो उसके कंठ से जैसी ही आवाज़ निकलती थी, आसपास के जितने घर थे उनमें हलचल मच जाती थी। और क्या है, बच्चे जो थे वो छज्जों से झांकने लगते थे, और जितने भी उद्यान में बच्चे आसपास के पार्क में खेल रहे होते थे वो सब क्या है, उसको चारों ओर से खोल जो है घेर कर बैठ जाते थे। फिर वो अपनी पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने के मोल भाव करने लगते, यानी कि बार्गेनिंग करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, यानी कि अपनी छोटी छोटी जो है नन्हे नन्हे भाषा में वो बोलते थे, इचका यानी कि इसका, और उसका उसका क्या है, और उसका क्या है। मतलब वो इतने छोटे होते थे कि वो सही तरह से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन क्या है, बार्गेनिंग करने के लिए खिलौने वाले के पास आ जाते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चा कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने आगे बढ़ जाता। राज विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2-3 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा छुदल छुंदल है। सुंदर यानी कि सुंदर है। वो कह रहा था कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। और मुन्नू भी बोला कि देखो मेरा कितना सुंदर है। तो क्या है, राज विजय बहादुर जो थे उनके बच्चे भी खिलौने ले गए और वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे, यानी कि अपने अपने खिलौनों की तारीफ करने लगे। और वो क्या है, खिलौने वाला खिलौने देकर आगे बढ़ता चला जाता था और उसकी आवाज़ जो थी चारों तरफ गलियों में गूंजती रहती थी। बस यही आवाज़ आती रहती थी। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल जो है निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे के। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन ये दे गया ही है, इतना ही तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने उस पर विचार करने की आवश्यकता भले क्यों पड़ती, क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो गई। उसने क्या है, सोचना ही बंद कर दिया और वो क्या है, इस चीज़ को इग्नोर करके अपने ही कामों में
6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। 100 भी दे दो, दो पैसे भी, भला उसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? उस व्यक्ति ने सवाल करा। मतलब क्या है, 6 महीने बाद वो जो खिलौने वाला था अब क्या है, अब एक सुरीली मुरली बेचने वाला बन गया। वो इतनी मनमोहन जो है मुरली बजाता था कि उसको लेने पर लोग मजबूर हो जाते थे, और वो इतनी सस्ती कम दामों में देकर चला जाता था। लोग इस बात पर भी विचार करते रहते थे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी का तो वही वही बताता है, तो वही होगा। पर भाई वह है एक उस्ताद। मतलब वो बताने लगा, जो तुमने हुलिया बताया है वो उस खिलौने वाले का है, शायद वो वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले क्या था, खिलौने वाला बेचने वाला आया था, ठीक है। अब क्या, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसे मन ही मन यहाँ खिलौने भी उसी तरह गाकर गवाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता है कि इधर आए ना आए, वह भी तो जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। मतलब वो कहने लगी कि उस मुरली वाले को बुलाओ, हो सकता है वो शायद हमारे घर की तरफ ना आए, क्योंकि बच्चे भी तो हो सकता है बच्चे भी पार्क में खेलने चले गए हैं। तो वो अपने पति से कहकर उस मुरली वाले को बुला रही थी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी कि न्यूज़पेपर। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट ही गया, और किसी को जो है सोडनी यानी कि पजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते जो है बच्चे क्या है उस मुरली वाले की आवाज़ सुनकर भाग आए। बच्चों का जो है आ पहुंचा। मतलब उस मुरली वाले की आवाज़ सुनते ही तुरंत जितने भी आसपास के बच्चे थे सब आकर वहाँ इकट्ठा हो गए। एक स्वर में सब बोले, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। यानी कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहे थे, अपनी तुतलाहट जबान में वो मुरली वाले को कहने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको।
ठहरो, एक दो एकक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आई ही हैं और भी हैं। इस समय मेरे पास एक दो ही नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दे दूँ? दो तो मैं वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर जो है लाद रहे हो। जब उस मुरली वाले ने पैसे कम करने की बात कही तो वो क्या है, विजय बाबू अपने मन में ही सोचने लगे कि सबको इतने में देता है, मगर क्या है, मुझे पैसे कम करके मुझको अपने जो है एहसान तले दबाए दे रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रति हो उठा, बोला, आपको क्या बता बाबूजी, इसकी इतनी असली कीमत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि उनको दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो पैसा ही, दो पैसा ही है। आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। ज़रा बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, हम तुमको वही देंगे, ये लो। मुझको वैसी ना चाहिए। मतलब वो जिस तरह से बच्चे सवाल कर रहे थे उसी तरह से जवाब कर रहा था। मतलब विजय बाबू तो अपने बच्चों की तो मुरली लेकर चले गए, परंतु क्या है, वो और बच्चों के झुंड में ऐसे ही घिरा खड़ा रहा। नारंगी रंग की अच्छी वही ले लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। मतलब किसी बच्चे ने कहा हो कि मुझे नारंगी रंग की चाहिए और वो पैसे लेने चला गया, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए निकाल कर रख दी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा ठीक से तरह से मांगा ना होगा। मतलब किसी बच्चे को पैसे नहीं मिले तो कहने लगा, तुमने अपनी अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगा होगा। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू यहाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। मतलब एक बच्चे को मुझे पैसे नहीं, उसकी अम्मा ने दिए, तो बच्चे को तरीका बताने लगा कि जाके पैरों में लिपट जाओ और फिर से जाओ, पैसे मिल जाएंगे। दो अन्नी है तो क्या हुआ, ये तो ऐसे वापस वापस लो, ठीक हो गया है ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया।
भाग 3। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा उस समय इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा है। वो तो सोचने लगी कि मतलब इतने कम दामों में मारा मारा घूमता है, फिर भी देकर चला जाता है, तो ये पेट की ही खातिर तो कर रहा है। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुलिया वाला। रोहिणी सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर, उसके बच्चों को प्रति स्नेह भक्ति जो है बातें याद करती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब सब भूल गए उसको। मगर वो मुरली वाला जो मिठाई वाला था, वो आता बहुत बहुत दिन में था, तो इसलिए वो एक बार आता था, मन को मोहता था, बेचता था और चला जाता था। और फिर क्या है, कुछ समय के लिए जब वो नहीं आता था तो सब लोग उसको भूल जाते थे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी ने स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुबंधित केश राशि सुखा रही थी, मतलब अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसके कहने का तरीका अलग अलग था, पहले खिलौने वाला था, फिर मुरली वाला था, अब वो क्या था, मिठाई वाला बनकर आया था। कौन, वही एक व्यक्ति। तो रोहिणी अपनी छत पर क्या है, सर्दियों में बाल सुखा रही थी, तभी उसको स्वर सुनाई पड़ा। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की और ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितना मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवाय खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। अब क्या है, वो मिठाई वाला, मतलब रोहिणी ने फौरन खट से अपनी दादी से कहा कि आप जो है इसे कमरे में बुला लीजिए, मैं सामने नहीं आ सकती। तो क्या है, मैं जो है चिक जो होती है, वो लकड़ी, बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं जिसमें से हवा आर पार जाती है, वो देखा होगा आपने कहीं पुराने किसी के घर में या हवेलियों में पड़ी हुई, उसको चिक कहते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, वो चिक के पीछे खड़ी थी। चिक समझ रहे हैं ना, जो बांस की लकड़ियों का पर्दा होता है, पुराने घरों में देखो, उसमें हवा आर पास निकलती रहती है उसमें। दादी फिर से काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2-4 की तो दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, हुई मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा आता ही नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं।
दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने अपना उत्तर दिया। पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और फिर कई चीज़ें लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संचय और विस्मृति भाव में डूबकर बोला, मतलब एकदम गंभीर सोचने वाले भावों में डूबकर बोला। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो ये वही उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा जागने लगी उसके बारे में जानने के लिए। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब वो सोचने लगी कि ये सब चीज़ें जो पहले उसके अंदर मन में जिज्ञासा थी कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि सच है, यह पहले वही है जो पहले भी हमारे शहर में आया था और इतनी मनोहर आवाज़ में सामान बेचा करता था। मिठाई वाला हर्ष और विस्मित भाव में डूबकर एकदम से, मतलब क्या है, बताने लगा कि हाँ, मैं पहले मिठाई वाला, फिर खिलौने वाला, सब मैं ही बेचता था। रोहिणी का अनुमान जो था ठीक निकला। मतलब वो सोचने लगी, मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही बात थी। इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मतलब वो कहने लगा कि मतलब ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता है, बस केवल मेरा खाने भर का मिलता है, परंतु क्या है, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, एक अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। वह बोला, अब व्यर्थ इन बातों को क्यों चर्चा करूं? आप जाने ही दें, इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। मतलब रोहिणी जो है उसके बारे में जानना चाह रही थी, जिज्ञासु थी। तो जो मुरली वाला था, सॉरी मिठाई वाला था, वो कहने लगा कि आप इन सब मेरे बारे में जानकर क्या करेंगी, आपको और दुखी होगा। परंतु क्या है, रोहिणी ने कहा कि नहीं, आप मुझे और बातें बताइए, आपका हर्जा नहीं होगा, मैं आपसे और ज़्यादा मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर होकर बहुत दुख भरे स्वर में उसने कहा कि मैं अपने नगर का बहुत एक सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। मतलब मेरे पास पैसा भी था, दौलत भी था, बीवी बच्चे सब कुछ थे, नौकर चाकर थे। घर के बाहर व्यवसाय था, और क्या है, घर के अंदर सुख शांति थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकलते ही नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों को खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुलाकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों को एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है उस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपटकर उसको आंचल में पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दिए। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा,
अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, ऐसे अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार माता मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो इसमें लेखक ने कितनी सुंदरता से एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, परंतु क्या है, उसने अपने बीवी बच्चों सबको खो दिया और वो सुख की तलाश में कि वो आखिर जब उन्होंने दोबारा से जन्म लिया होगा तो इन बच्चों में ही तो होंगे। उन बच्चों में वो खोजने के लिए अपने रूप बदल बदल कर किस तरह से वो अपने आप को संतोष प्राप्त कराता था कि किसी तरह से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। अब वो कह रहा था कि पैसा तो बहुत है, लेकिन इस तरह से जब मैं रूप बदल बदल कर महीनों बाद आता हूँ, इन बच्चों के बीच रहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। उसको बहुत ज़्यादा आनंद होता था। वो उन बच्चों में अपने बच्चों को खोजा करता था। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।